हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी पुलिस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज। तो इसमें क्या है कि आपको 50 क्वेश्चन भूगोल, पॉलिटी, अर्थशास्त्र, इतिहास और करंट अफेयर्स से आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ध्यान से पूरे सेशन को अटेंड करना है और जहाँ पे भी आपको लगता है कि नोट बनाना चाहिए तो नोट भी बनाइएगा। अगर आपसे सेशन के बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन को आप रिप्लाई कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ऑनेस्टली अगर आप रिप्लाई करते हैं तो ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, अन्यथा बंद कर दी जाएगी। तो चलिए आज के सेशन को फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए इसको। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है, बताइए। ए है सोडियम, बी है एल्यूमिनियम, सी है लोहा, डी है सिलिकॉन। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और देखिए साथ साथ में आप क्या करते रहो, एक अपना खुद का एक आंसर शीट तैयार कीजिए। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में पुट करते रहिए कि आपका कितना करेक्ट हुआ। जैसे मान लीजिए मैंने 50 क्वेश्चन कराए तो उसमें आप कितना करेक्ट किए। ठीक है, आप खुद मार्किंग करके, जैसे मान लीजिए आपने 25 करेक्ट किया या 30 करेक्ट किया तो 30 आउट ऑफ 50 कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ठीक है, जिससे हमें, और ये भी बताइएगा किस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है कि हम उस सब्जेक्ट की एमसीक्यू जब लेके आएँ तो उन्हें थोड़ा डिटेल एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो ये जब आप कमेंट में रिप्लाई करोगे कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, किस प्रकार के क्वेश्चंस में, उसके ऊपर फिर मैं काम करूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन। ठीक है, तो भूपर्पटी जिसको हम क्रस्ट भी बोलते हैं तो उसमें सिलिकॉन की मात्रा अबाउट 27% होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन सिंपल सा। भूगर्भ का वह कौन सा हिस्सा है जो अत्यधिक तापमान के बावजूद ठोस की तरह आचरण करता है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है मेंटल, ऑप्शन बी है क्रूड, ऑप्शन सी है पटल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, ठीक है, तो सबसे ऊपर आपका क्या आता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, तो अगर हम अंदर की तरफ जाते हैं तो सबसे ऊपर हमारा क्या आता है, क्रस्ट आता है, जिसको हम भूपर्पटी बोलते हैं। क्या आता है, क्रस्ट। ठीक है, जिसको हम भूपर्पटी भी बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे जाते हैं तो आता है हमारा क्या, मेंटल, जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, मेंटल। ठीक है, तो फर्स्ट क्रस्ट हो गया, फिर यहाँ पे जो हमारा सेकेंड लेयर है वो हो गया मेंटल। उसके नीचे जब हम जाते हैं भीतर तो ये होता है क्रूड। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रूड। बहुत अत्यधिक तापमान होने के बावजूद भी क्रूड ठोस में होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है, आयरन, और क्या पाया जाता है, निकेल। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन और निकेल पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका डेंसिटी भी बोल सकते हो कि बहुत अधिक होता है कोर का। ठीक है, और इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। पृथ्वी की सही आकृति क्या है, बताइए। ए है इलिप्सॉइड, बी है जियोइड, सी है एस्फेरॉइड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या है, जियोइड। अब इसमें आपने इंग्लिश में तो देख लिया क्या होता है, जियोइड। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए हिंदी में भूआब लिख के आएगा, ये क्या लिख के आएगा, भूआब। तो पृथ्वी की सही आकृति कैसी होती है, भूआब होती है। अब ये होती क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि आज तक आपने क्या देखा होगा, अंडाकार, ये सिंपली देखा होगा। लेकिन अब एक बात बताइए, क्या बिल्कुल ऐसा पृथ्वी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं कहीं जैसे क्या है, कहीं कहीं समुद्र है तो गड्ढे बनेंगे, कहीं कहीं पर्वत है तो, कहीं कहीं पठार है तो, ऐसे बिल्कुल स्ट्रक्चर ऐसे, जहाँ जहाँ समुद्र है, जहाँ पे थोड़ा समतल है, इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है, इस आकृति को हम क्या बोलेंगे, भूआब बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे अगर आपसे प्रश्न बनता है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है तो भूआब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी सिंपल सा है। चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, ए है कनिष्क, बी है चंद्रगुप्त प्रथम, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, डी है नन। तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, जैसे देखिए अगर मैं ना एक्सप्लेन कर रहा हूँ या आंसर बता रहा हूँ, उसके पहले अगर आपको आंसर पता है तो अपने कॉपी में ना उस क्वेश्चन का राइट आंसर मार्किंग कीजिए, तभी तो पता चलेगा कितना करेक्ट कर रहे हो।
और कंपटीशन में आप हो या नहीं, ठीक है। देखिए एग्जाम में इजी और टफ दोनों प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो इस सीरीज में आपको इजी और टफ दोनों प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत में आया था, ठीक है। ये कहाँ का व्यक्ति था? तो फाहियान एक चीनी यात्री था, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करता था? चीन से। तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा गया? बताइए। ऑप्शन ए है उसके गुलाम शासकों की विजय पर, ऑप्शन बी है उसकी विभिन्न विजयों के द्वारा, ऑप्शन सी है धार्मिक गुरुओं के आदर्शों की शुरुआत, ऑप्शन डी है वास्तविक। इसमें जितने भी ऑप्शन है उसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उसके गुलाम शासकों की विजय पर ही उसको विक्रमादित्य की उपाधि मिली हुई है, ठीक है। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा सा एक टफ टाइप का क्वेश्चन है कि अगर आपने इन्वायरमेंट थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। क्या है? निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र जैव विविधता के हॉट स्पॉट क्षेत्र है, ठीक है। तो बताइए ऑप्शन बाद में देखिएगा, पहले देख लीजिए कौन कौन है। 1 पश्चिमी हिमालय, दूसरा पूर्वी हिमालय, तीसरा पश्चिमी घाट, चौथा पूर्वी घाट। तो इसमें देखिए ऑप्शन में क्लियर है कि इन चारों में से केवल 2 सही हैं, ठीक है। तो अगर देखिए भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं, ठीक है। अगर आपको इन चारों हॉट स्पॉट का नाम पता होता है तो ये क्वेश्चन आपसे बनता है, अन्यथा ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। अब तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। देखिए इसमें वैसे तो राइट आंसर होगा दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। अब जिनको पता होगा उनके लिए आसान था क्वेश्चन, जिनको नहीं पता उनके लिए टफ है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे तो हमने 2 देख लिया, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ये जैव विविधता के हॉट स्पॉट हैं। तो 4 में से 2 तो ये हो गए, ठीक है। 4 में से 2 हमने देख लिया। अब 2 कौन कौन से हैं, ठीक है। तो 2 आप नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। तो एक है भारत और बर्मा क्षेत्र, ठीक है। भारत और बर्मा क्षेत्र, बर्मा बोले तो म्यांमार वाला क्षेत्र, भारत प्लस बर्मा एक हो गया, ठीक है। और उसके बाद एक क्षेत्र और बचा जो है सुंडालैंड, ठीक है। तो ये चारों भारत के जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, ठीक है। जैव विविधता के हॉट स्पॉट वाले क्षेत्र। अब हॉट स्पॉट क्या होता है, अब इसे भी थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हॉट स्पॉट क्षेत्र वो होता है, जैसे मान लीजिए कोई किसी भी प्रकार की घास है, किसी भी प्रकार का जीव है, वास्तव में तो वो मतलब हर एक जगह से लगभग विलुप्त हो चुका है, लेकिन ऐसे क्षेत्रों में अगर पाया जाता है, ठीक है, तो संयोग से वहाँ पे मिल जाता है, तो इस प्रकार के क्षेत्रों को हॉट स्पॉट बोलते हैं। वैसे कुछ और भी क्राइटेरिया है, तो वो हम डिटेल सेशन जब देखेंगे इन्वायरमेंट का तो उसमें समझेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी सिंपल सा है। भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है गुजरात में, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है अंडमान एंड निकोबार द्वीप, ऑप्शन डी है उड़ीसा, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो मैंग्रोव क्षेत्र होता क्या है एक्चुअल में, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे थोड़ा सा एक रफ ग्राफ क्रिएट करते हैं आपकी समझ के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझिए, ये है हमारा पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सुंदरवन डेल्टा बनता है। क्या बनता है? सुंदरवन डेल्टा, आपने सुना ही होगा। तो सुंदरवन डेल्टा, अब यहाँ पे जो जैसे मान लीजिए डेल्टाई क्षेत्र में जो पेड़ पौधे उगते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, ठीक है। और वो क्या होता है, कोस्टल एरिया में एक जैसे होता है ना जंगल, तो छोटे मीडियम साइज के पेड़ों की एक जंगल बन जाती है, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्रों को हम बोलते हैं मैंग्रोव क्षेत्र, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी सिंपल सा है, क्वेश्चन नंबर 8। 2011 में ONGC ने देश की किस राज्य में सेल गैस, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, सेल गैस के पहले भंडार की खोज की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए है असम में, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र, ठीक है। तो क्या है, अगर स्पीड आपको लगता है कि स्लो है तो स्पीड थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, अगर लगता है कि फास्ट है तो आप आराम से देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ONGC ने भारत के पश्चिम बंगाल में सबसे पहले
शेल गैस का भंडार का खोज किया था, ठीक है। अब पश्चिम बंगाल के किस क्षेत्र में, तो दुर्गापुर, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के कहाँ पे, दुर्गापुर में, ठीक है। तो ये लिटिल बिट इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए असम में स्थित बराक घाटी, कौन सी घाटी, बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, आपको ये बताना है। ए है पेट्रोलियम उत्पादन, बी है चाय की खेती के लिए, सी है बांस उद्योग, डी है कुटीर उद्योग के लिए। तो दोस्तों इसमें देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चाय की खेती के लिए बराक घाटी फेमस है, ठीक है। तो बस अब बराक घाटी कहाँ पे, इसका नाम कैसे पड़ा है थोड़ा सा वो समझ लीजिए। देखिए हम इसका थोड़ा सा छोटा सा स्केचिंग करेंगे जिससे कि आपको थोड़ा समझना आसान हो जाए, ठीक है, कोरिलेट करके देख पाएँ आप इस चीज़ को, ठीक है। वैसे ये रफ टफ इमेज ही है भारत का। अब हम आते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ से मणिपुर से एक नदी निकलती है बराक, और ये है असम वाला क्षेत्र। तो यहाँ पे जो घाटी है उसको किस नाम से जानते हैं, इस घाटी को हम बोलते हैं कौन सी घाटी, बराक घाटी। और ये किस लिए फेमस है, चाय की खेती के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पे देखें तो एक मिनट, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर किसी प्रमुख नगर की बात करें तो एक यहाँ पे सिलचर नाम का क्या है, एक नगर है, ठीक है। तो जो इसी सब चीज़ों के लिए फेमस है, यानी कि चाय की खेती या चाय के प्रोडक्ट जहाँ पे बेचे जाते हैं उसके लिए फेमस है, ठीक है। और इस घाटी का नाम इस नदी के नाम पे पड़ा है, क्या नाम है, बराक नदी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखिए। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। तो पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम, ठीक है। तो असम में कौन सी द्वीप है, माजुली द्वीप, ठीक है। तो हम थोड़ा सा ना माजुली के बारे में याद कर लेते हैं, ठीक है। ये माजुली है, मांजुलिका नहीं है, ठीक है। होप कि आपके दिमाग में वो मांजुलिका चुड़ैल आई होगी, लेकिन ये वो नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम थोड़ा सा ना स्केचिंग करते हैं, थोड़ा सा बस, कि आप उसे सही से कोरिलेट करके देख पाए, ठीक है। ऐसे ये रफ टफ इमेज है। अब यहाँ पे देखिए एक नदी बहती है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। एंट्री लेती है अरुणाचल प्रदेश में, ये बहते हुए आती है असम में और गिर जाती है बांग्लादेश में, जहाँ पे ये किससे इसका मिलन होता है, गंगा से, ठीक है। तो नदियों के बारे में बाद में देखेंगे अलग सीरीज में। यहाँ पे पहले सिर्फ हम समझते हैं माजुली द्वीप के बारे में। तो असम में एक नदी द्वीप बनता है, ठीक है। नदी क्या करती है, यहाँ पे बीच में लाके कुछ अवसाद यानी मिट्टी इकट्ठा कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक द्वीप बनता है जिसको हम माजुली द्वीप कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है माजुली द्वीप, ठीक है। और ये दुनिया की या विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप घोषित हो चुकी है, ठीक है। एक पॉइंट नोट कीजिएगा। दूसरा पॉइंट, अगर बात करें कौन सा नदी द्वीप है जिसको जिला की उपाधि मिली है, तो वो है माजुली। ये भी पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा। अगर कल को चल के माजुली का अगर आपसे पूछ ले कि क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 352 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। कितना, 352 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन इसमें पर्याप्त है और होप कि आपने नोट जरूर बनाया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिए। तिब्बत में किस नदी को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, तो बताइए। ए है सिंधु नदी, बी है यमुना, सी है गंगा, डी है ब्रह्मपुत्रा। तो दोस्तों देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा नदी को यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब कल को पूछ लें आपसे प्रश्न आगे बढ़ के कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी है किस ग्लेशियर से निकलती है, तो वो ग्लेशियर है चेम युंग, ठीक है, दुंग ग्लेशियर, ठीक है। कौन सा ग्लेशियर है, चेम युंग दुंग ग्लेशियर। ग्लेशियर माने हिमनद, ठीक है। अगर मान लीजिए आगे बढ़ के एक क्वेश्चन और बन जाए कि ब्रह्मपुत्रा का जो लंबाई है वो कितना किलोमीटर है, तो 2900 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा रुक के सोचिएगा कि ब्रह्मपुत्रा की लेंथ 2900 किलोमीटर है, फिर भी
भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन क्यों? क्योंकि गंगा जो बहती है वो सबसे अधिक, उसका जो बहाव क्षेत्र है वो भारत में है, लेकिन ब्रह्मपुत्रा का नहीं है। ये ब्रह्मपुत्रा का टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर, जो तिब्बत में भी ये फ्लो होती है। ठीक है, और फिर ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेती है, असम में लेती है, फिर गिर जाती है। ठीक है, तो इसलिए ब्रह्मपुत्रा भारत की सबसे लंबी नदी नहीं है, लेकिन इसका लेंथ कितना है? 2900 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमने कितना आराम से 15 मिनट में 10 क्वेश्चन देख लिए, 11 क्वेश्चन। ऐसे ही हम जल्द ही 50 क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिए। अवध के स्थानीय सूबेदार सादत खान ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब की थी? बताइए। अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब पता हो तो बताइए, अन्यथा इसमें वो ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन जो भी हैं यहाँ पे थोड़ा सा इस ऑप्शन में बदलाव की आवश्यकता है। ये सही जवाब होगा इसका 1722 ईस्वी। ठीक है, तो ठीक है, इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा कब हुआ था। 1722 ईस्वी में किसने किया था? सूबेदार सादत खान ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वर्ष 1947 तक, ठीक है, वर्ष 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए? अब ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 12। ठीक है, तो देखिए इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 अधिवेशन। ठीक है, वो कौन कौन से अधिवेशन हैं, कहाँ कहाँ पे हुए, उनके बारे में हम ब्रीफली जान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहली बात करें तो 1905 में, ठीक है, 1905 में एक अधिवेशन होता है। कहाँ पे होता है? बनारस में। ठीक है, तो नोट डाउन करते चलिएगा कहाँ पे होता है? बनारस में। और इस समय जो कांग्रेस अधिवेशन हो रहा है उसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, और उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो आपने सुना होगा स्वदेशी मूवमेंट, तो ये स्वदेशी आंदोलन के लिए 1905 में बनारस में, बनारस कहाँ पे आता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो याद रखना है 1905 का हुआ था। फिर एक और सेशन होता है 1916 में, उसको भी याद रखना है। ठीक है, अब 1916 का जो अधिवेशन है ये कहाँ पे होता है और इसके अध्यक्ष कौन है तो जान लीजिए। ठीक है, 1916 का अधिवेशन होता है लखनऊ में। कहाँ पे होता है? लखनऊ में। तो नोट डाउन करते चलिएगा, 1916 का अधिवेशन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होता है। इस समय इसके अध्यक्ष कौन है? अंबिका चरण मजूमदार। कौन है? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मजूमदार आप लिख लीजिएगा। तो 1916 में लखनऊ में होता है कौन सा? दूसरा उत्तर प्रदेश का अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष कौन है? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, उद्देश्य यहाँ पे क्या है? देखिए हमने देखा था 1907 में क्या हुआ था? कांग्रेस स्प्लिट हुआ था। सूरत का एक सेशन हुआ था 1907 में। उसमें क्या होता है? नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए रहते हैं। तो इस अधिवेशन में क्या होता है? नरम दल और गरम दल एक मत हो जाते हैं, और प्लस एक काम और होता है। ठीक है, वो क्या होता है कि 1916 में, अब 1916 में क्या होता है कि मुस्लिम लीग के साथ मिलके अब एक विशेष मांग होती है। ठीक है, और उस मांग को हम लखनऊ में देखते हैं और उसको एक विशेष नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन का, ठीक है, इस टॉपिक के लिए इतना पर्याप्त है। अभी हम देखते हैं इसमें अगला अधिवेशन 1925 का। ठीक है, 1925 में क्या होता है? 1925 में सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारत की, ठीक है, भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं। किसकी? कांग्रेस अधिवेशन की। ठीक है, तो पहली महिला अध्यक्ष 1925 के अधिवेशन में बनती हैं। तो अधिवेशन होता कहाँ पे है? कानपुर में होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। और पहली महिला जो अध्यक्ष बनती हैं उनका नाम आप लोग याद रखना, सरोजनी नायडू। ठीक है, ये भारत की पहली महिला है, ऐसा नहीं है कांग्रेस की। ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस सेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, प्रेसिडेंट कौन बनी थी, तो वो कौन बनी थी? एनी बेसेंट। लेकिन प्रश्न बने अगर कि कांग्रेस अधिवेशन की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो सरोजनी नायडू। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। और ठीक है, एक अधिवेशन और है उसको भी देख लेते हैं। अब देखते हैं, एक होता है 1946 का कांग्रेस अधिवेशन। ये होता कहाँ पे है? मेरठ में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? मेरठ में। ठीक है, तो
इसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं हमारे जेबी कृपलानी। कौन होते हैं? जेबी कृपलानी। तो ये याद रखना है। और उद्देश्य क्या रहता है? आज़ादी से पहले, इसमें याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन बने कि आज़ादी से पहले कांग्रेस का अंतिम आखिरी या तो आखिरी अधिवेशन कब हुआ था, ठीक है, तो 1946 में कहाँ पे हुआ था? मेरठ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सेम नंबरिंग है लेकिन क्वेश्चन अलग है, तो इस पे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 इसको मान सकते हैं, लेकिन ठीक है। अब इसमें देखिए, जिरगी जलाशय और रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के किस नगर के निकट स्थित है, आपको बताना है। ए है वाराणसी, बी है इलाहाबाद, सी है मिर्ज़ापुर, डी है गाजीपुर। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिर्ज़ापुर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय जूट निगम। देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको अटेंड कीजिए। भारतीय जूट निगम ने पाट मित्रों ऐप लॉन्च किया, ठीक है, तो इसने क्यों लॉन्च किया? जो जूट किसान हैं उनको समर्थन देने के लिए, ठीक है। तो अब इस ऐप को लॉन्च किया गया तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये बताना है। तो ऑप्शन ए है रचना शाह, ऑप्शन बी है रुक्मिणी देवी, ऑप्शन सी है आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन डी है नन। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रचना शाह, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा रचना शाह किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अगर नहीं पता है तो गूगल कीजिए, फिर कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। इससे क्या होता है, एक बार आप खुद जाके पढ़ते हो ना तो वो लंबे समय तक रुकता है दिमाग में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? तो ए है 60%, बी है 70%, सी है 58.9%, ऑप्शन डी है अन्य, ठीक है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, कोई अतिरिक्त आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों सिंपल सा जवाब है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 58.9%, ठीक है। तो आपको पता ही है भारत कृषि प्रधान देश है और मैक्सिमम लोग कृषि करते हैं भारत में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए वो इकोनॉमिक से, अब इकोनॉमिक सेक्शन के कुछ क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, ठीक है। देखें अब यहाँ परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का जो स्थान है विश्व में वो कौन सा है, ठीक है। ए है चौथा, बी है नौवां, सी है सातवां, डी है तीसरा। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीसरा स्थान है विश्व में, ठीक है। अब ये परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए एक होता है जीडीपी के आधार पे, अगर आपसे प्रश्न बने तो विश्व में भारत का वर्तमान में जो स्थान है वो 5वां है, वो तो जीडीपी के आधार पे हो गया। अब परचेजिंग पावर पैरिटी होती क्या है, जैसे मान लीजिए कि भारत में आप जितना पैसा कमाते हो उसके आधार पे आपका जीवन जीना यहाँ पे कितना आसान है, ठीक है, तो वो होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। अब देखिए अब भारत में, अब सीधे पाकिस्तान से तुलना कर लीजिए। पाकिस्तान में मान लीजिए आपकी सैलरी कितनी है, 20,000 है, और वहाँ पे इतनी महंगाई है, क्या 20,000 से काम चलेगा? नहीं। लेकिन अगर आपकी सैलरी भारत में 20,000 है तो आप एक सामान्य जीवन जी सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो ये होता है कि आप कम से कम पैसे खर्च करके और आसानी से कहाँ पे जीवन व्यतीत कर पाते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल जो बातें हैं हम इकोनॉमिक के लेक्चर में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए ध्यान से। जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। जीडीपी पर कैपिटा क्या होता है वो भी समझेंगे। जिनको पता है क्वेश्चन, इसका राइट आंसर बताएं कि ए लक्जमबर्ग, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी कतर, डी अन्य। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कतर। जीडीपी पर कैपिटा के आधार पे बात करें तो जैसे मान लीजिए अपना देश है, ठीक है, तो इसमें जितने भी जनसंख्या है अभी वर्तमान में तो लगभग 150 करोड़ के आसपास तो होने वाली है। लेकिन अभी जितनी भी जनसंख्या है उसमें प्रत्येक व्यक्ति का जो इनकम होता है उसके आधार पर जीडीपी जब देखते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पर कैपिटा जीडीपी, ठीक है। तो उस बेस पे जो कतर है वो विश्व में प्रथम स्थान पे है, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में यही बताना था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है, बताइए। भारत में हाई होता है ना, हाई डेवलपमेंट इंडेक्स किस राज्य में है, बताइए।
ए है गुजरात में, बी है केरल, सी है तमिलनाडु, डी है महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, यानी कि केरल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, बताइए। इसमें दो ऑप्शन है, ए है जीविकोपार्जन, बी है मनोरंजन, सी है बोथ, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर आपने आर्थिक क्रिया की बात करी है तो मनोरंजन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी कि जीविकोपार्जन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है, बताइए। अगर किसी देश की जनसंख्या अचानक से बढ़ जाए, ठीक है, या तो बढ़ती रहे, अभी मान लीजिए भारत की स्थिति देख लीजिए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आर्थिक विकास पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए है सामान्य रहती है, ऑप्शन बी है तीव्र हो जाती है, ऑप्शन सी है मंद हो जाती है, ऑप्शन डी कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मंद हो जाती है। भारत की स्थिति खुद ही देख लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ने के लिए यूथ की आवश्यकता है, यूथ है भी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के चांसेस कम हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं, बताइए। ऑप्शन नंबर ए है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर सी है आर्थिक कल्याण का आधार, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। ठीक, देखिए आर्थिक विकास की बात कर रही है। ठीक है, अगर आर्थिक विकास की व्याख्या की बात करें तो उसमें कौन कौन से आधार बन सकते हैं, तो इसमें देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी बन सकता है, ये भी सही है, प्रति व्यक्ति आय भी बन सकता है, आर्थिक कल्याण का आधार भी बन सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। देखिए यहाँ पे ना यहाँ पे थोड़ा सा रैंकिंग में ना अभी बदलाव हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ओके, होल्ड अ मिनट, क्वेश्चन 22, हाँ चलिए, इस क्वेश्चन में करेक्शन है, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी। अब इसमें बताइए मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। ठीक है, ए है 126, बी है 127, सी है 129, डी है 132। तो देखिए वर्तमान में भारत के स्थान की बात करें किसमें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक में 132वां स्थान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था। ऑप्शन ए है प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने, ऑप्शन बी महबूब उल हक ने, ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि महबूब उल हक ये कहाँ से संबंध रखते हैं, पाकिस्तान से। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, बताइए। ऑप्शन देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कृषि क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी कि कृषि क्षेत्र को। देखिए सेवा क्षेत्र जो है ये प्राथमिक क्षेत्र नहीं है, ये तृतीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, आर्थिक में सेक्टर में बात करें तो तृतीय क्षेत्र है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो ये द्वितीयक है, सेकेंडरी। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, सेवा क्षेत्र तृतीयक, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीयक और कृषि क्षेत्र प्रथम। ठीक है, प्राथमिक। तो ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात हो रही है। ऑप्शन ए है विश्व बैंक, ऑप्शन बी है IMF, ऑप्शन सी है UNO, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विश्व बैंक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर विश्व बैंक का हेडक्वार्टर पूछे तो वाशिंगटन DC, याद रखिएगा। ये कहाँ पे है, USA में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन बी है 15 सितंबर 1950 को, ऑप्शन सी है 15 अक्टूबर 1951, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है, तो ए है भारत, बी है नेपाल, सी है रूस, डी है चीन। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा अपना देश भारत। चलिए, ऐसे ये जीके के क्वेश्चन हो गए हैं। आप देखिए, इसमें मैंने पहले ही बता रखा है कि मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, तो हम मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन भी देख रहे हैं। ठीक है, तो भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के देख लिए, तो ये भी इकोनॉमिक्स का ही है। बताइए, भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो किस डेट से किस डेट तक माना जाता है? ए है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, बी है 1 जुलाई से 30 जून तक, सी है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक, डी है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष कहलाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया? ठीक है, तो किसने परिभाषित किया उसको बताना है। ए है रैगनर नॉक्स, बी है प्रोफेसर फिशर, ऑप्शन सी है प्रोफेसर केन्स, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा हुआ है, तो ये हमें पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रैगनर नॉक्स। ठीक है, तो गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया? रैगनर नॉक्स ने। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। देखिए, भारत के नाम की उत्पत्ति प्राचीन काल के प्रतापी राजा, देखिए क्या से कोई मतलब नहीं है, आपको बताना है भारत का जो नाम है वो उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से संबंधित है। ठीक है, तो ए है निवेशक प्रताप, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है नन, डी है अशोका मौर्य। तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों नन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो है कौन? देखिए, आपने सॉरी, अपने वहाँ एक गरुड़ पुराण है। ठीक है, तो उसमें एक चर्चा है दुष्यंत के पुत्र, ठीक है, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत थे। ठीक है, जो बहुत बहादुर थे, उनके नाम पे भारत का नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, और कुछ स्रोतों से एक बात और भी पता चलती है, जैसे अगर हम एंशियंट हिस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं भरत नाम का एक क्या था, जनपद था। ठीक है, भरत नाम के एक जनपद से भी क्या हुआ, भारत का नाम मिला। तो कंट्रोडिक्शन है, अगर क्वेश्चन ऐसे बने किस महापुरुष या प्रतापी राजा, तो वो हो जाएंगे भरत। ठीक है, जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों चीज़। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए ध्यान से, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? आपको बताना है। ए है ब्रह्मपुत्र, बी है अर्थशास्त्र, सॉरी इसको कैंसिल कर दीजिए, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है चंबल। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। अब आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पुट करता हूँ, देखिए आपको क्या बताना है, बिहार का शोक किसे कहते हैं? ठीक है, बिहार का शोक, ठीक है, बिहार की शोक नदी किसे कहते हैं? ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये हो गया, और यहीं पे आपको ये भी बताना है, दूसरा दूसरा क्या बताना है, पश्चिम बंगाल का शोक। ठीक है, क्या? वेस्ट बंगाल का शोक। ठीक है, तो सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल, सौरो ऑफ बिहार किस नदी को कहते हैं? दोनों का जवाब आपको देना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ए है भाखड़ा बांध, बी है इंदिरा सागर बांध, सी है हीराकुंड बांध, डी है नागार्जुन सागर तट। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। ये कहाँ पे है, थोड़ा सा हम इसको स्केचिंग से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि भूगोल ना विदाउट स्केचिंग सही नहीं लगता। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा आप देखिएगा, यहाँ पे एक नदी बहती है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के सिंहवा पहाड़ी से निकलती है, उड़ीसा में बहते हुए आके बे ऑफ बंगाल में क्या होती है, गिर जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल में आके गिरती है। नाम है महानदी, क्या नाम है? महानदी। ठीक है, महानदी पे एक बांध बना है जिसका नाम है हीराकुंड। ठीक है, तो हीराकुंड बांध कहाँ पे है? विशेषकर उड़ीसा में। ठीक है, तो याद रखना है कहाँ पे है, उड़ीसा में। किस नदी पे है? महानदी पर, और भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति बताइए। भारत की सबसे बड़ा स्टैचू पूछे, ऊंची मूर्ति पूछे, तो सेम क्वेश्चन होगा। तो इसमें ऑप्शन ए है हरमंदिर साहिब,
बी है हम्पी, सी है स्टैचू ऑफ यूनिटी, डी है गोमतेश्वर। ठीक है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। अगर इसकी हाइट पूछे तो 182 मीटर। ठीक है, तो ये याद रखनी है, इसकी हाइट कितनी है, 182 मीटर। ठीक है, लेट मी चेक द राइट आंसर। ओके, ठीक है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो हाइट है वो कितनी है, 182 मीटर। अगर पूछ ले ये किस नदी के किनारे है, तो ये नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक है, किस नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे। और वहाँ पे पास में कौन सा बांध है, तो वहाँ पे एक बांध है, ठीक है, जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। क्या नाम है, सरदार सरदार सरोवर बांध। ठीक है, डैम लिख दो तो कंफ्यूज नहीं होना है, डैम मतलब होता है बांध। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे, किस नदी किनारे, नर्मदा। ठीक है, और किस बांध के करीब में, सरदार सरोवर बांध के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, बताइए कौन सा है। ए है श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, बी SNDT महिला विश्वविद्यालय, सी वनस्थली विद्यापीठ, डी LSR महिला विश्वविद्यालय। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि SNDT महिला विश्वविद्यालय। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, इसका गठन कब हुआ या फिर इसकी स्थापना 1916 में। कहाँ पे हुआ, मुंबई में। ठीक है, तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन ऐड कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए हमने कितना कम समय में बहुत कुछ देख लिया है ना। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, बताइए। ए उमा भारती, बी सुस्मिता सेन, सी M फातिमा बीबी, डी कौडम मलेश्वरी। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपको ऑप्शन में कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि M फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कब बनी थी। मुख्य न्यायाधीश नहीं, प्रथम महिला न्यायाधीश कब बनी थी। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 36 ध्यान से देखिए, लेट मी चेक इट इज ओके। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए। ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी चॉकलेट शाह की मूर्ति इसको कैंसिल कर दीजिए पहले ही, सी बाल गंगाधर तिलक, डी लाला लाजपत राय। ठीक है, तो देखिए इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, अब आपको बताना है कांग्रेस का गठन कब हुआ था, ठीक है, किस वर्ष हुआ था। ठीक है, और आपको ये बताना है जो कांग्रेस का प्रथम सेशन हुआ था वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो जो कमेंट सेक्शन में सबसे अधिक रिप्लाई करेगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, दक्षिणी ध्रुव पर रहने वाली प्रथम भारतीय महिला, बताइए कौन है। ए है तारा चेरियन, बी है विलामा देवी, सी है रीना कौशल धर्मसक्तू, और डी है डॉक्टर अमृता पटेल। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रीना कौशल धर्मसक्तू। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, दक्षिणी ध्रुव पर रहने वाली प्रथम भारतीय महिला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, भारत का अंग्रेजी नाम की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। ठीक है, ए है भारत, बी है हिंदुस्तान, सी है सिंधु, डी है अन्य। ठीक है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंधु। अब देखिए यहाँ पे ये होता कैसे है, अब सिंधु को हम किस नाम से जानते हैं, इंडस। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, इंडस, और इंडस से पड़ जाता है ये इंडिया। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, बताइए। क्या था ये नहीं है, क्वेश्चन है किसने किया था। ए है दयाराम साहनी, बी है कालाला दास बनर्जी, सी है M वत्स, डी है अन्य। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने, कब की थी, 1921 ईस्वी में। ठीक है, कब की थी, 1921 ईस्वी, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, वह शासक जिसने एक शिष्य जैन मुनि की तरह, कैसा, जैन मुनि की तरह अपने पद पर देह त्याग किया था, वो कौन था। ये है बिंदुसार, बी है अशोक, सी है चंद्रगुप्त मौर्य, डी है अन्य।
तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, बताइए कब हुआ था। 1191 ईस्वी में दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि किनके मध्य हुआ था। ठीक है, तो ये आदिवासी मध्य, इसको कैंसिल कर दीजिए। आपको बताना है तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था। ठीक है, ए है मोहम्मद गौरी और भीम, बी है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, सी है मोहम्मद गौरी और जय सिंह, डी है मोहम्मद गौरी और अजयपाल। ठीक है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य। कब हुआ था, 1191 ईस्वी में। अब आपको बताना है तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग करके स्वतंत्र किसने किया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था। अब बताइए, अगर आपको पता हो कि बंगाल का गठन या बंगाल के मतलब स्थापक कौन है, तो आपसे जवाब बनेगा। ए है मोहसिन कुली खां, बी है सादात खां, सी है सरफराज खां, डी है अन्य। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहसिन कुली खां। अब इसमें आपको बताना है किस वर्ष में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। ठीक है, हम वीर बाल दिवस किस तारीख को मनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है 26 जनवरी, ऑप्शन बी है 13 अप्रैल, ऑप्शन सी है 26 दिसंबर, ऑप्शन डी है 7 जून। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। 26 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना द्वारा नियुक्त नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का क्या नाम है। ठीक है, तो बताइए क्या नाम है। ए है आईसीओज विशाखापत्तनम, बी है आईसीओज मुंबई, सी है आईसीओज इम्फाल, डी है आईसीओज ब्रह्मोस। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईसीओज इम्फाल। ठीक है, तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, आपसे करंट अफेयर के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो ध्यान से कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, ये भी करंट अफेयर का है, हाल फिलहाल में मनाया गया है। तो बताइए सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। ए है 15 अगस्त, बी है 25 दिसंबर, सी है 1 जनवरी और डी है 10 नवंबर। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 दिसंबर। ठीक है, तो 25 दिसंबर इसका राइट आंसर है। और ये किनके नाम पे मनाया जाता है, किनका ये बर्थ डेट है, तो अटल जी का। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आपने सुना होगा, उनके नाम पे मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे या तो सुशासन दिवस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ए है 24 जनवरी, बी है 15 मार्च, सी है 24 दिसंबर, डी है 31 अक्टूबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24 दिसंबर। ठीक है, तो दोस्तों 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए एशिया प्रशांत पुरस्कार का क्या अर्थ है, बताइए। ए है पुरातन प्रगति, बी है विरासत संरक्षण विकास पहल, डी है आधुनिक वास्तुशिल्प डिजाइन। ठीक है, तो देखिए इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट जो परियोजनाएं हैं, ठीक है, तो ये उससे संबंधित पुरस्कार है। कौन सा, एशिया प्रशांत पुरस्कार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। अब हम बहुत करीब हैं इस सेशन के समापन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 ध्यान से देखिए। भारत के किस प्रधानमंत्री का संबंध किसान दिवस से है। ए है इंदिरा गांधी, बी है अटल बिहारी वाजपेयी, सी है चौधरी चरण सिंह, डी है राजीव गांधी। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो कौन से प्रधानमंत्री हैं किसान दिवस जिनके नाम पे मनाया जाता है, वो हैं चौधरी चरण सिंह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को आपने जवाब देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने सर्च करना है। ठीक है, सर्च करके कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताइएगा निर्वाजी पदुम जो है उपन्यास, ये किस भाषा में है। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, हिंदी उपन्यास मुझे पहचानों के लिए एक साहित्य अकादमी पुरस्कार
जीता है। इसमें से कौन से व्यक्ति ने मुझे पहचानो नामक उपन्यास लिखा जिस पे उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो ए है संजीव, बी है विजय वर्मा, सी है नीलकी शरण गौड़, डी है विनोद जोशी। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संजीव जी। ठीक है, तो संजीव जी ने क्या कहा? तो इन्होंने कहा नहीं, मुझे पहचानो नाम का उपन्यास लिखा जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 इस तरह से कंप्लीट होता है। अब जो भी आपकी जिम्मेदारी है आप उसका वहन कीजिएगा। ठीक है, और देखिए आप कंप्लीट सेशन एंजॉय करते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट डालते हैं कि हाँ आपने इतना करेक्ट किया, तो बढ़िया होगा आपके लिए। ठीक है, तो ऐसे सेशंस आपके लिए आते रहेंगे। अब देखिए ये जो 10 क्वेश्चन हैं, इन 10 क्वेश्चन का रिप्लाई आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े समय के लिए वीडियो रोकिएगा, सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और इसका रिप्लाई कीजिएगा, और अगले दिन मैं इस सभी क्वेश्चन के जवाब कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आपका दिन शुभ हो, खूब पढ़िए, सिलेक्शन पाइए। ठीक है, और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।